चैप्टर की बात करें तो अध्याय 12 ध्वनि साउंड पाठ का नाम है तुम्हारा। और यहाँ पर याद रखने का योग्य महत्वपूर्ण तथ्य और परिभाषाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। बुक में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको समझाता जाऊँगा। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कान में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब कानों को कर्कश लगती है। ध्वनि वस्तु के कंपन अथवा दोलन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि वस्तु के कंपन अथवा दोलन करने के कारण उत्पन्न होती है। दोलन मतलब जैसे झूलना उलना दोलित होता है, मतलब हिलाते हैं, वही दोलित करने के कारण उत्पन्न होता है। अब ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण क्या होता है? प्रोपेगिनेशन ऑफ साउंड। ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों की काल्पनिक गति के द्वारा होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता? यहाँ पर एक हेडलाइट बन गया, निर्वात में नहीं होता। अब तरंग किसे कहते हैं? वेव, यानी कि वेव। वेव तरंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेव। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला वह विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की इस क्रिया को ही तरंग गति कहते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका तरंगे दो प्रकार की होती है। पूछ लिया जाए तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर बात करें यांत्रिक तरंगे, पहला हो गया, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, इसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। जैसे प्रकाश तरंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा था, जैसे प्रकाश तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे की बात करें, मैं पढ़ता चला गया, मैं थोड़ा कैमरे में दिखा नहीं, इसलिए दिखा नहीं होगा आपको, अब दिख रहा होगा। यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स, वे तरंगे जो किसी पदार्थ के कणों के दोलन द्वारा उत्पन्न होती है तथा आगे बढ़ती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पहला अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे। अब यहाँ पर से आ जाइए, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे में एकांतर क्रम से श्रृंग तथा गर्त बनते हैं। दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में एकांतर क्रम से संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे में संपीड़न के स्थान पर दाब तथा घनत्व अधिकतम होता है, जबकि विरलन के स्थान पर दाब तथा घनत्व न्यूनतम होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आप यहाँ से देखिए, मैं पूरा पढ़ दिया, लेकिन आप यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर इतना हो गया। अब बात करें आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी तरंग स्रोत द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक टॉपिक से क्या बना कि किसी तरंग स्रोत द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में जितना कंपन किया गया उस वही संख्या से 10 बार कंपन किया गया तो वही संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। अब बात करें आवर्तकाल। अगली हेडिंग है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवृत्ति के व्युत्क्रम को ही आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है अगली हेडिंग तरंग चाल, स्पीड ऑफ वेव। तरंग द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तरंग चाल भी तरंग आवृत्ति, ये यू है तुम्हारा, तरंग चाल भी यू है तुम्हारा, सॉरी ये यू है, और तरंग आवृत्ति भी तरंग दैर्ध्य लेमडा में निम्न संबंध होता है। यहाँ पर एक सूत्र बनेगा, देखिए, यू बराबर भी लेमडा, यू बराबर भी लेमडा, यानी कि तरंग चाल तुम्हारा यू हो गया चाल, तरंग आवृत्ति तुम्हारा भी हो गया, लेमडा तुम्हारा तरंग दैर्ध्य हो गया। तो तुम्हारा संबंध निकल के आया यू इक्वल टू भी लेमडा। अब अगला देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप, घनत्व तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। यहाँ से एक टॉपिक बन गया तुम्हारा। उसके बाद में आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। जब कोई कण एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो कण की इस गति को ही आवर्ती गति कहते हैं। अब यहाँ तक तुम्हारा हो गया। उस साइड पलट के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पूरा चैप्टर्स आपको बता देंगे, आप कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा। अब अगली हेडिंग है तुम्हारा दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, जब कोई कण सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति करता है तो कण की यह गति दोलन गति या काल्पनिक गति कहलाती है।
इतना हो गया। अब आयाम किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड, अंग्रेजी में इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और आयाम किसे कहते हैं? किसी तरंग के संचरण के कारण माध्यम के कणों का साम्य स्थिति के एक और महत्तम विस्थापन विस्थापन आयाम कहलाता है। अब यहाँ बात करें कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कैरेक्टरी, क्या इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे यार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, थोड़ा अंग्रेजी मेरा कमजोर है। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। कभी कभी मीनिंग ऐसा आ जाता है पढ़ नहीं पाते हैं, आकर भी पढ़ नहीं पाते हैं, जिसे हम तारत्व यानी कि पिच, तारत्व यानी कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण तारत्व, प्रबलता, और यहाँ पे बात करें तो गुणवत्ता है। ये सब वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और है टोन, टोन किसे कहते? टोन, ये टॉपिक तीनों छोड़ देते हैं। प्रबलता नहीं खांसी आ रहा है थोड़ा। तारत्व पढ़ लीजिए। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि बारीकी अथवा मोटी सुनाई पड़ती है तारत्व कहलाता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व तथा ध्वनि बारीकी सुनाई देती है। इसके विपरीत निम्न आवृत्ति का तारत्व नीचा तथा ध्वनि मोटी सुनाई देती है। मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ऊंचा तथा शेर की दहाड़ का तारत्व नीचा होता है। अब प्रबलता में दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि तेज अथवा धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करने के साथ साथ कान की संवेदनशील पर निर्भर करती है। एक ही ध्वनि एक व्यक्ति के लिए प्रबल तथा दूसरे के लिए मृदु हो सकती है। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी थेम्बर, गुणवत्ता किसे कहते हैं? गुणवत्ता ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा दो समान प्रबलता एवं समान तारत्व वाली ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। अब बात करें टोन किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। स्वर या नोट, अनेक आवृत्तियां के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। नोट अपेक्षाकृत अधिक सुनाई पड़ता है। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, आप अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में। ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इसके अनुसार परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि की आपतित होने की दिशा, यहाँ पर समझते जाइए, यहाँ पर टॉपिक्स मिल रहे हैं। दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जो नियम परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था वही नियम है। ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पालिश किए हुए हों या खुरदरे या मेगाफोन या स्टेथोस्कोप तथा ध्वनि पट आदि का कार्य सिद्धांत ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। अब इसमें आ जाए ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन मिला टॉपिक, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर एक टॉपिक्स मिल गया। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, द्रव में कम तथा गैसों में सबसे कम होती है। यानी गैस में सबसे कम होती है और ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, यानी ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, जैसे लोहा वहाँ ठोस रहे, और द्रव में कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। वायु में प्रकाश तरंगों की चाल ध्वनि तरंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी कि वायु में प्रकाश तरंगों की चाल, प्रकाश तरंग जानते हैं लाइट का जो प्रकाश होता हुआ है, प्रकाश तरंग की चाल ध्वनि तरंग की चाल की तुलना में बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि यदि किसी स्थान पर ध्वनि तथा प्रकाश एक साथ उत्पन्न किए जाए तो प्रकाश प्रेक्षक तक पहले पहुंच जाता है तथा ध्वनि बाद में पहुंचती है। जैसे लाइट मारा वहाँ कह रहा हूँ नहीं आ रही तो वहाँ सट से चली जाए। अब यहाँ चिल्लावत ध्वनि जान तो समय लगा था, रात की चिल्ला देखा। प्रतिध्वनि जो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ईचो, किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी दूर स्थित अवरोध से परिवर्तित होकर पुनः सुनाई देता है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक तल की स्रोता से दूरी ध्वनि की चाल की 1/20 गुनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि के कहते हैं जो आवाज़ टकराए की आवे कहते हैं उसे, वही प्रतिध्वनि कहते हैं। अब अगला है अनुरणन, रिवर्ब्रेशन। किसी बड़े हाल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण लंबे समय तक ध्वनि का बने रहना ही अनुरणन कहलाता है। अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। इसको कम करने के लिए हाल अथवा सभा भवन में ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर लगे होते हैं। श्रव्यता का परिसर, अगली हेडिंग है ऑडिबल रेंज। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अवश्रय तरंगे, जिसे हम इन्फॉर्सनिक वेव्स कहते हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वह अवश्रव्य तरंग कहलाती है। भूकंप के आने से पूरे पृथ्वी पर अश्रव्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम भूकंपी तरंगे कहा जाता है। कुछ जंतु जैसे कुत्ता इन तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए भूकंप आने से पूरे इनके व्यवहार में अजीब बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। देखकर प्राचीन लोग भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त कर लेते थे। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगले टॉपिक से लेकर। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए यह वीडियो, और मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा, हर एक चैप्टर्स क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा, आप समझते रहिएगा।